नमस्ते। मेरा नाम है सुयोग और मैं बात करना चाहता हूँ मीडिया के बारे में। मीडिया दरअसल ये जो वर्ड है इसका मतलब कई बार निकाला जाता है कि जो प्रिंट मीडिया है मतलब अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब सारे न्यूज़ चैनल्स। लेकिन मीडिया तो सोशल मीडिया भी है और मीडिया मतलब असल में होता है माध्यम। और माध्यम तो है आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी। जो सीरियल आप देखते हो और सीरियल के साथ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप वेब सीरीज देखते हो और उसके साथ जो फिल्में आप देखते हो वो भी तो एक माध्यम है। अभी जो हम लोग छावा नाम की फिल्म के बारे में सुनाई दे रहा है आसपास कि बहुत लोग बहुत उत्साहित है उसके बारे में और छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन को लेकर और खासकर उनकी मृत्यु को लेकर एक अलग तरह का आक्रोश है लोगों के मन में। और कई लोगों को लगता है कि ये सारी बातें हमसे अब तक छुपाई नहीं गई थी। वो बातें आप तक या हम तक ना पहुंचे इसकी व्यवस्था बनाई गई थी। और यही आज मेरे इस पूरी वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग किस चीज़ हमें कितनी जानकारी मिले और हम लोग किसके बारे में क्या सोचे ये भी कोई और तय करने की कोशिश करता है। इसी तरह से समाज के पूरे समाज के मन को एक कलेक्टिव माइंड जो है एज सोसाइटी उसको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। और उन सारे प्रभाव डालने वाले जो लोग होते हैं उनके अपने कोई इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने कोई फायदे होते हैं, वो अपने कोई स्वार्थ के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं। इसी बात को लेकर, इसी चीज़ को लेकर हम लोगों को सजग होने की आवश्यकता है। ये वीडियो एक तरह से बस इसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि मैंने कुछ देखा और मुझे लगा कि वो शेयर किया जाना चाहिए। ये है बॉलीवुड के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एक अजीब मैसेज देखा था जब 2002 में फिल्म आई थी मैं हूं ना। शाहरुख खान की फिल्म आई थी मैं हूं ना। आप अगर गौर से देखिए तो मैं हूं ना फिल्म 2002 में आई थी। 2002 में ही गुजरात दंगे हुए थे और 2002 में ही मैं हूं ना नाम की फिल्म ने ये संदेश दिया। ज़रा गौर से देखिएगा। गुजरात दंगों के बाद ये बताने के लिए वो सारे राजदीप सरदेसाई से लेके बरखा दत्त से लेके सारे के सारे चीख चीख कर बता रहे थे कि मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार और पूरे के पूरे हिंदुत्ववादी जो लोग हैं ये सारे के सारे वॉयलेंट है, ये सारे के सारे मर्डरर से, ये सारे लोग लोगों को मारते हैं। ये बताने की, इस तरह से नैरेटिव गढ़ने की और जो ट्रेन जो जलाई गई थी उस ट्रेन की बात को छुपाने की, उस बात से पूरा लोगों का ध्यान हटाने की भयंकर कोशिश की गई। ये सारी कोशिश करने का कारण क्या था कि ट्रेन जलाने वाले कौन थे, उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, वो जो बोगी जलाई गई थी वो किसने जलाई, क्यों जलाई, ये बात तक कभी कोई पहुंचे ही नहीं। तो बात सिर्फ इतनी करो कि मोदी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। बात सिर्फ इतनी करो कि झूठ फैला दिया कि मोदी की वजह से ये दंगे फैले या अमित शाह की वजह। ये सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम जबरदस्त जजमेंट दी चुका है सुप्रीम कोर्ट। और उसमें पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि सारे एविडेंस को देख के और बार बार मौके देने के बावजूद कुछ लोग अपना बातें बताते रहे लेकिन एविडेंस दिया नहीं उन लोगों ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बहुत लोग केवल झूठ बता रहे थे। दरअसल ना मोदी ने ना बीजेपी सरकार ने कोई गलत काम गुजरात में किया ही नहीं था, लेकिन ये सारा बताया गया। राजदीप सरदेसाई को पूछा गया था तो राजदीप सरदेसाई ने लिखित में दिया है कि ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन के तौर पे मैंने वो स्टोरी की थी। मतलब झूठ बोल रहा था। हाँ, अपनी कल्पनाएं बता रहा था टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में बैठ के और ऐसे दिखा रहा था जैसे बहुत मॉरलिटी और बहुत ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। अब ये सारा का सारा रेलेवेंट कैसे है, क्योंकि 2002 में ही वो फिल्म आई जिस फिल्म में ये दिखाया गया कि कश्मीर में जो टेररिज्म होता है, मैं हूं ना फिल्म की बात कर रहा हूं मैं हूं ना फिल्म में ये दिखाया गया कि कश्मीर में जो टेररिज्म होता है
उस टेररिज्म के लिए हिंदू और इंडियन आर्मी जिम्मेदार है। वो टेररिज्म का जो सरगना है, उस जो गिरोह दिखाया है, उस गिरोह का जो सरगना है, उसका नाम है राघव, मतलब हिंदू आदमी। कश्मीर में टेररिज्म के लिए जिम्मेदार एक हिंदू आदमी है, और वो हिंदू आदमी इंडियन आर्मी का सोल्जर रह चुका है पहले। इसका मतलब टेररिज्म के लिए जिम्मेदार कौन, ये बताने का, ये एक खास मैसेज देने का ये एक प्रयास था। हम लोग मीडिया में भी आजकल, सोशल मीडिया पे ये वर्ड हमेशा सुनते हैं, नैरेटिव। कोई नैरेटिव गढ़ रहा है, कोई नैरेटिव बता रही है, ऐसा नैरेटिव है। नैरेटिव इज नो लॉन्गर कि आप जो बताते हो, जो नरेट करते हो, वो नैरेटिव नहीं। आप जो जताते हो उसकी वजह से सुनने वाले लोगों के मन के ऊपर एक खास तरह का इन्फ्लुएंस आता है, प्रभाव आता है। तो वो एक खास प्रभाव आए और सामने वाले व्यक्ति की सोच में बदलाव हो या बाधित हो उसकी सोच, ये सोच, ये जानकर, इसी उद्देश्य से कुछ लोग अपनी सच्चाई को ट्विस्ट करके बताते हैं। इसे कहते हैं नैरेटिव गढ़ना। मतलब आज की डेफिनेशन तो यही है। जैसे राजदीप सरदेसाई ने वो टाइम पे एनडीटीवी और किसी भी चैनल के स्टूडियो में जो रिपोर्टिंग की और उसके बाद जो डिबेट्स चलाई थी, उसमें कभी बताया ही नहीं कि वो एक इमेजिनरी बात कर रहा है। वो तो बता रहा था कि जैसे कि उसने आंखों देखी सच्चाई बता रहा है जैसे वो। फिर तो कोर्ट में जाके उसको जब पूछा गया तब उसने बताया कि मैंने तो कोई सच्चाई देखी ही नहीं थी, ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा था। अब ये पूरा का पूरा अगर हम लोग इसको समझे तो फिर ये समझ में आता है कि जैसे राजदीप सरदेसाई ने, बरखा दत्त ने मोदी, अमित शाह और पूरी बीजेपी के ऊपर और सारे हिंदुत्ववादी संगठनों के ऊपर जिस तरह से हमले किए थे, उसी तरह का हमला ये शाहरुख खान की फिल्म कर रही थी इंडियन आर्मी और ओवरऑल हिंदू कम्युनिटी के ऊपर। क्योंकि इसके बाद 7-8 साल के बाद कांग्रेस ने जो नया झूठ शुरू किया था 2008-9 के टाइम पे कि सैफरन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, उसकी कहानी की शुरुआत की गई थी 2002 की मैं हूं ना फिल्म में, कि जहां पे एक हिंदू आदमी को, राघव नाम के आदमी को टेररिस्ट दिखाया गया था। कश्मीर में क्यों राघव नाम का आदमी टेररिज्म करेगा? तो वो उसकी कहानी बताने के लिए कुछ नए बता दिया, उसके बेटे का ये हुआ वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ है नहीं। कश्मीर में हमने कब से देख रहे हैं कि आतंकवाद चलता आ रहा है, उनमें पकड़े जाने वाले आतंकवादियों का नाम आप देखोगे तो कोई राघव कभी मिला नहीं। ये एकदम सीधी सीधी बात है, सच्चाई की बात है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट हो नहीं सकती। अब ये बात क्लियर है कि वो शाहरुख खान की फिल्म ऐसा क्यों दिखा रही है, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म भले ही उसकी प्रोड्यूसर गौरी खान हो, मतलब शाहरुख खान की बीवी, लेकिन पैसा तो हम लोग जानते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में पैसा तो कई बार तो अंडरवर्ल्ड का ही होता है। भरत शाह नाम का भी तो एक प्रोड्यूसर था जो इसी चक्कर में जेल भी गया है। कोर्ट ने उसको जेल की सजा दी है क्योंकि उसके फिल्मों में पैसा तो अंडरवर्ल्ड का लगता था। वो खुद का नाम प्रोड्यूसर, खुद का नाम डालता था प्रोड्यूसर के तौर पे, भरत शाह। लेकिन वो नहीं, पैसा तो अंडरवर्ल्ड से आता था, दुबई से आता था, कराची से आता था। तो यहां पे यही बात तो है, क्या शाहरुख खान की फिल्म में, क्योंकि इंडियन आर्मी से टेररिस्ट आते हैं, ये बता के फायदा शाहरुख खान को तो नहीं हो रहा, पाकिस्तान को हो रहा है। इंडियन आर्मी से टेररिस्ट आते हैं ये बता के पाकिस्तान का फायदा है, आईएसआई का फायदा है, पाकिस्तान आर्मी का फायदा है। शाहरुख खान उनकी कथा आगे बढ़ा रहा है, उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट शायद ये है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आईएसआई ने लिखी हुई स्क्रिप्ट है, बेसिक स्टोरी, फिर उसके ऊपर डायलॉग्स वगैरह इन लोगों ने लिखे थे, फराह खान, शाहरुख खान वगैरह की टीम ने मिलके। लेकिन असल में स्टोरी जो थी वो शायद आईएसआई की थी, क्योंकि इतना तो कोई भारतीय आदमी जो भारत से प्यार करता है वो ऐसा तो नहीं दिखाएगा अपनी फिल्म में कि जो पाकिस्तान में टेररिज्म करने वाले टेररिस्ट के गिरोह का जो सरगना है, जो मुखिया है उनका, जो सरदार है उन टेररिस्ट का, वो कोई राघव नाम का इंडियन आर्मी से आया हुआ ऑफिसर, ये तो भारतीय आदमी नहीं दिखाएगा, हो नहीं सकता ये।
ये ज़रूर आईएसआई की स्टोरी है जो शाहरुख खान ने आगे बढ़ाई। और इसकी वजह से मैं बहुत साल ये सोचता रहा कि देखो ये शाहरुख खान की फिल्म में ऐसा दिखाई देता है। फिर मैं देखता था इसके पहले भी जो टेररिज्म के ऊपर फिल्में आई हैं, उन फिल्मों की कहानी कैसे है, क्या उनमें टेररिस्ट कैसे दिखाए, कौन दिखाए। लेकिन मैं चौंक गया जब मैंने कुछ दिन पहले, ऐसे ही मैंने याद आया इसलिए मैंने यूट्यूब पे फिल्म देखी दिलीप कुमार की। अब देखो 1958 में बनी थी वो फिल्म, यहूदी नाम है उस फिल्म का। यहूदी नाम के फिल्म में, यहूदी मतलब जू, तो वो कहानी है रोम में होने वाली। रोमन जो किंगडम है वहां पे कुछ जूस के ऊपर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं, और उस अत्याचार में एक लड़की जो असल में तो रोमन है, लेकिन उसको किसी कारण से कोई अगवा करके लेके जाता है वगैरह, और वो उस आदमी के साथ वो रहती है, उसी को अपना बाप मानती है, सब कुछ भूल जाती है। तो वो जो छोटी बच्ची जो रोमन है उसको जूस की तरह बढ़ाया गया, पाला गया। तो वो जू लड़की यहूदी, और उसके साथ प्यार होता है दिलीप कुमार का। जो दिलीप कुमार ने कैरेक्टर जिसका प्ले किया वो एक रोमन प्रिंस है, मतलब रोम की किंगडम का राजकुमार। और फिर उनकी प्रेम कहानी, और फिर एंड में कोई ट्विस्ट, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी शादी हो जाती है। अब इसमें जू के ऊपर, जू लोगों के ऊपर रोमन किंगडम में जो अन्याय करता है, उस अन्याय करने वाले का नाम क्या है? वो है ब्रूटस। जूलियस सीजर को जिसने मारा था वो ब्रूटस। और उस ब्रूटस ने कितने जून के ऊपर अन्याय किए ये दिखाने का काम करती है, ये दिखाने का पूरा प्लॉट है इस फिल्म में यहूदी। मुझे एक तरह से तो बिल्कुल भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि बॉलीवुड यही कर सकता है, हिंदी फिल्म वाले यही करते हैं। जून जू लोग जो है यहूदी, उनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किसने किए? जू का प्रोसिक्यूशन नई बात नहीं है। ये कोई 1958 की फिल्म में दिखाया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि अभी हुआ। 1940s में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 39 से लेकर 45 तक, उन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे महायुद्ध में हमने देखा, हम आज तो हम लोग जानते हैं ना कि लाखों जून को मार डाला गया था हिटलर ने। हिटलर के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल के जहरीली गैस छोड़ के लाखों जू को मार डाला था। तो जू लोगों के साथ जो नरसंहार हुआ है, जिनोसाइड से कह सकते हैं हम लोग, होलोकॉस्ट कहते हैं, ये जूस का नरसंहार ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जू लोगों के साथ जो अत्याचार हुए उसके ऊपर यूरोप में कमीशंस बैठे, और ये डिसाइड किया गया कि जू लोगों के साथ अन्याय हुआ है और इसको डिनाई किया नहीं जा सकता। हालांकि ऐसे बहुत सारी ऐसे देश हैं यूरोप में जहां पे ऐसे लॉज भी है, नियम भी है कि अगर आप ऐसा बोलोगे कि जू लोगों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कोई ज्यादती किसी ने नहीं की, ऐसा आप झूठ बोलोगे तो आपको क्रिमिनली पनिश किया जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस मान के आपको कोर्ट में सजा दी जा सकती है। यहां तक एंटीसेमिटिज्म के ऊपर इतने लॉज भी बने हुए हैं यूरोप के कई देशों में। इन सारी चीजों को अगर आपने देखा तो वो लॉज अचानक से तो नहीं बने। 45 में युद्ध खत्म हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्या 45 के युद्ध खत्म होने के 3 दिन बाद ऐसे लॉज बन गए थे क्या? इसको प्रोसेस लगता है, इसके लिए टाइम लगता है। लोग सोचते हैं हिटलर के मरने के बाद भी सारी की सारी चीजें 1-2 दिन के अंदर थोड़ी बाहर आती है, टाइम लगता है। और वो टाइम के बाद जब बाहर आती जाएंगी तब लोगों को पता चलता है। फिर यूरोप में कई लोगों को, पॉलिटिशियंस को, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पता चला। इसकी वजह से एक छोटी मूवमेंट क्रिएट हुई, और उस मूवमेंट का जो नतीजा हुआ, फलसफा जिसे कह सकते हैं, जो फॉल आउट है, उसका जो फल है, वो फल ये मिला कि जू के ऊपर और अत्याचार ना हो। जू लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसको डिनाय करना गलत है, यहां तक यूरोपियन सोसाइटी पहुंची। ये सारा का सारा जब हो रहा था, उसी
1950 के दशक में ही आखिरी तौर टाइम में 58 में ये फिल्म बनी है यहूदी। तो यहूदी लोग जो है मतलब जू लोग जो है उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार हुए, और उस अत्याचार के खिलाफ केवल जू लोगों ने ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट पूरे यूरोप ने आवाज़ उठाई। ये जब हुआ तभी ये फिल्म बनी है। लेकिन इस फिल्म में जू लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाला कौन दिखाया है? तो ना वो हिटलर है, ना वो कोई क्रिश्चियन है, क्योंकि जू लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए यहूदी लोगों के ऊपर, वो केवल ऐसे ही अत्याचार नहीं हुए। उस अत्याचार के पीछे रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सारे अब्राहमिक रिलीजन है। अब्राहमिक मतलब जो अब्राहम, एडम, ईव, इन सबको ये सारी कथा जो इन सारे, इसमें कथा नहीं कह सकते हम लोग, ये उनकी माइथोलॉजी, ये उनके सारे बिलीफ सिस्टम है। तो उससे जो अलग अलग रिलीजन पनपे, पहला आया था यहूदी मतलब जू, फिर इसके बाद आया क्रिश्चियनिटी। जो ये तो एक टेक्निकल ग्राउंड पे ये हम लोग जानते हैं ना कि जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ था तब जीसस क्राइस्ट खुद जू था, और जीसस क्राइस्ट के जब उसका क्रूसिफिक्शन हुआ, जब उसको उसको सूली पे चढ़ाया गया, क्रॉस पे चढ़ाया गया, तब उसके मरने के बाद जाके क्रिश्चियनिटी की मूवमेंट स्टार्ट हुई और लोग खुद को क्राइस्ट के ऊपर क्रिश्चियन बोलने लगे, खुद को कहलवाने लगे। इसके तकरीबन 600-700 साल बाद आया इस्लाम, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ और उनके बाद फिर मक्का मदीना ये दोनों चीज़ों के ऊपर पूरा इस्लामिक मूवमेंट चला और उसके बाद लोग मुसलमान बनने लगे। लेकिन इनमें एक अलग कॉन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि जो लोग पहले जू ही थे सारे, वो कुछ लोग बने बाद में क्रिश्चियन। तो उनको ये कहना है कि जू लोग जो थे उन्हीं जूज ने मिलके ही तो क्रूसिफिकेशन किया था इसका, जीसस क्राइस्ट का। तो उनका ये कहना है कि ये जू लोगों को क्रिश्चियन बनना चाहिए या जू लोग तो हमारे दुश्मन हैं। और सेम होता है इस्लाम में भी, क्योंकि जिन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कई सालों तक जानलेवा हमले होते रहे, तो वो करने वाले भी तो वो टाइम पे जू ही थे। तो उसकी वजह से एक इस्लाम और मतलब मुसलमान लोगों में और जू में भी एक अलग संघर्ष है, जो आप इसराइल और पैलेस्टाइन में देखते हैं। केवल पैलेस्टाइन अकेला देश नहीं जो इसराइल के खिलाफ है, पहले तो पूरा का पूरा अरेबियन वर्ल्ड इसके खिलाफ था। अब ये सारा का सारा जो प्लॉट है, ये यहूदी जूस जो है उनके खिलाफ इतने सालों में, इतने हजारों सालों में जो बर्बरता हुई है, इन सारी चीज़ों को एक ही फिल्म बनी है जू लोगों के लिए डेडिकेटेड, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ उस टॉपिक को डेडिकेटेड एक ही फिल्म बनी है, उसका नाम है यहूदी। हिंदी में तो एक ही फिल्म बनी है। अब वो हिंदी फिल्म में अन्याय करने वाला, अत्याचार करने वाला है ब्रूटस, और जो कहानी है जीसस क्राइस्ट के 300-200 या 300 साल पुरानी, मतलब ना वो टाइम पे कोई क्रिश्चियनिटी थी ना इस्लाम था। मतलब किसी भी हाल में ये बताना ही नहीं है कि किसी क्रिश्चियन ने या क्रिश्चियनिटी के चलते कुछ लोगों ने या इस्लाम के चलते या मुसलमान बिलीफ सिस्टम के चलते किसी लोगों ने यहूदी लोगों पे कोई अत्याचार किए। सच्चाई ये है कि क्योंकि ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स है इनमें एक अजीब कॉन्फ्लिक्ट है, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़े अन्याय और अत्याचार का सामना यहूदियों को, ज्यूज़ को करना पड़ा है। आज भी कर रहे हैं। इसराइल में जो हमले हो रहे हैं, हमास जो हमले कर रहा है, वो किसी पॉलिटिकल ग्राउंड पे नहीं है। लोग कहते रहते हैं कि गाज़ा पट्टी वगैरह वगैरह वगैरह, अरे गाज़ा पट्टी का कोई संबंध नहीं। आज अगर मतलब संबंध है, लेकिन असल मुद्दा कुछ और है। आज अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसराइल का हर एक आदमी डिक्लेयर कर दे कि वो जू नहीं रहेगा, अगर वो ऐसा डिक्लेयर करे कि वो मुसलमान बन गया, तो उसके ऊपर हमले यूं बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमले हो ही इस रहे। अब सवाल ये है कि ये सच्चाई बॉलीवुड की किसी फिल्म में क्यों नहीं दिखाई जाती। बॉलीवुड ने 1958 में जो फिल्म बनी, उस फिल्म में भी क्या दिखाया है? उस फिल्म में ये दिखाया कि जो अन्याय हुआ यहूदियों के ऊपर, जूस के ऊपर, वो करने वाला था ब्रूटस, जो एक रोमन था।
वो क्रिश्चियन कैसे हो सकता है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जन्म ही नहीं हुआ था वो टाइम पे, जीसस क्राइस्ट पैदा ही नहीं हुए थे। वो मुसलमान कैसे होता है? प्रॉफिट मोहम्मद तो पैदा ही नहीं हुए थे वो टाइम पे। वो तो पुरानी बात हो रही है इसमें फिल्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि फिल्म दिखा रही है कि इन लोगों ने नहीं किया। अगर इन लोगों ने किया तो उसकी कोई फिल्म दिखाई जाएगी, इतिहास में लिखा जाएगा। 47 में इंडिया जब आज इंडिपेंडेंट हुआ तब इसके बाद हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम में सारे हिस्ट्री राइटर्स ने भी हिस्ट्री कुछ इस तरह से लिखी कि लोगों को लगने लगा कि मुगल्स तो बड़े लिबरल थे। अबे कौन सा लिबरल? काहे का लिबरल? इस देश के हजारों मंदिरों को तोड़ा है मुगलों ने, काहे के लिबरल? लेकिन ये झूठ फैलाया गया है। तो अगर आपको ये नहीं बताना कि वो लिबरल थे, क्योंकि आप लिबरल बोलोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि इतने मंदिर तो ऐसे ही तोड़े गए, किसने तोड़े? तो आप लिबरल तो बोल नहीं सकते ना। तो आप बताओ ही मत कि उन्होंने अत्याचार किए। अत्याचार छुपा के रखो। अत्याचार जो जो भयंकर आतंक फैलाया था औरंगजेब ने, वो अभी आपको दिखाई देगा छावा नाम की जो फिल्म आई उस फिल्म में, कि छत्रपति संभाजी के साथ क्या व्यवहार किया गया। और उस बंदे ने, छत्रपति संभाजी महाराज ने, फिर भी अपनी किसी भी निर्धार को छोड़ा नहीं, टस से मस न हुए। लेकिन वो जो अत्याचार किया था औरंगजेब की ओर से किया गया है, क्या गुरु गोविंद सिंह की कथा कुछ और है? क्या उनके साहबजादे जो थे, हाँ, बालवीर आज उनके नाम से दिन जो मनाया जाता है, उनकी कथा कोई और है? लेकिन वो बताया नहीं जाता हमारी हिस्ट्री में। क्यों? छुपाया जाता है। इसी तरह ये छुपाने की कोशिश की है यहूदी नाम की फिल्म ने, कि यहूदियों को जो सहना पड़ा, उस सहने में उनके ऊपर जो ब्रूटैलिटीज की गई है और आज तक की जा रही है, इसमें रिलीजन बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसको डिस्कार्ड करना बेवकूफ़ी है। फिर तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पॉलिटिक्स क्या है या फिर ये प्रॉब्लम क्या है। रिलीजन की वजह से ही यहूदियों को टारगेट किया गया है, आज तक का ये इतिहास है। इसके अलावा कोई और मुद्दा हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन रिलीजन को छोड़ के कंप्लीटली बाजू में रख के कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था यहूदियों को टारगेट करने में, लेकिन यहूदी फिल्म बस इतना ही नहीं दिखाती। यहूदी फिल्म दिखाती कि ब्रूटस ऐसा था, ब्रूटस के शासन काल में ऐसा हुआ, ब्रूटस की वजह से ऐसा हुआ, ब्रूटस तो राजा ही ऐसा था। अरे ब्रूटस के मरने के बाद क्या यहूदियों के ऊपर के अत्याचार बंद हो गए क्या? 1958 तक बाद में कोई अत्याचार नहीं हुआ यहूदियों के ऊपर? तो ये इसे कहते हैं नैरेटिव गढ़ना, ताकि जो फिल्म ये लोग देखे, जो लोग ये फिल्म देखेंगे, लोगों को लगेगा कि अरे ब्रूटस बुरा था, उसने यहूदियों के साथ बुरा किया। ना भैया, यहूदियों के साथ तो आज भी बुरा करने के लिए बहुत लोग उतावले हैं। 26/11 में नरीमन हाउस को क्यों टारगेट किया गया था? क्योंकि वहां पे जूस रहते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, सच्चाई है। और इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश जो लोग करते हैं, इसमें बॉलीवुड कितना आगे होता है। वो अपना नया ही नैरेटिव गढ़ता है। जैसे कश्मीर में जो आतंकवाद है, उसके लिए किसी राघव नाम के इंडियन आर्मी से आए हुए बंदे को जिम्मेदार दिखा दिया, मैं हूं ना नाम की फिल्म में शाहरुख खान ने। उसी तरह यहूदियों के ऊपर अत्याचार करने वालों, किसने अत्याचार किए ये दिखाया गया यहूदी नाम की फिल्म में, जो दिलीप कुमार ने की थी। और वो अत्याचार करने वाला दिखाया था ब्रूटस। और ब्रूटस का कालखंड देखिए, जानबूझ के वो फेज चुना गया है कि जहाँ पे ना इस्लाम था ना क्रिश्चियनिटी थी। ये है नैरेटिव। हमें इस नैरेटिव को डिकोड भी करना है और काउंटर भी करना है, क्योंकि सच्चाई जानने का हक सभी का है। मैं अपनी लाइफ में ये कहने का मुझे अधिकार है कि मुझे अपने दोस्तों को भी नहीं बताना अपनी लाइफ की किसी चीज़ के बारे में। एक कोई 2 3 4 5 चीज़ें हो सकती है, मैं अपने दोस्त को भी नहीं बताएगा। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा पर्सनल मैटर है।
लेकिन अगर मेरी उन चीज़ों से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा है जिससे किसी का नुकसान हो सके या किसी का नुकसान हुआ होगा पहले, अब ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं रहता, ये किसी की सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई बात भी होती है। तो 1958 में यहूदी नाम की फिल्म में जो दिखाया है वो दिखाना उस डायरेक्टर का, स्टोरी राइटर का, एक्टर का अधिकार है। वो अपनी फिल्म में कुछ जो चाहे दिखाए, लेकिन उन्होंने जो छुपाया है ये दिखाया कि ब्रूटस ने अत्याचार किए इन लोगों के, यहूदियों के ऊपर, लेकिन ये नहीं दिखाया कि ब्रूटस के बाद वो अत्याचार रुके नहीं है, अभी भी चालू है और वो रिलीजियस ग्राउंड पे अत्याचार होते हैं। यहूदियों को उनके धर्म की वजह से टारगेट किया जाता है, ये नहीं दिखाया। ये ना दिखाना ये अपने आप में एक अजीब षड्यंत्र है। ये एजुकेशन में और हिस्ट्री में एक भयंकर बड़ी प्रॉब्लम रह गई है इंडिया में कि हमें अपना इतिहास और इस देश का इतिहास सही मायनों में नहीं बताया गया। इसलिए छावा नाम की फिल्म जब आती है, तब छावा नाम की इस फिल्म में लोग बाहर निकलकर फूट फूट के रोते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आया कि हुआ क्या है। जो बात दबी छुपी रही थी आज तक, अब वो बाहर आ गई। ये बात छोटी नहीं है, ये इस देश में अलग अलग ग्रुप में प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये इस देश में असल में क्या हुआ ये जानने की बात है। सच्चाई जानने का अधिकार और सच्चाई छुपाने वाले को, सच्चाई से मुंह मोड़ने वाले को, या सच्चाई का एक सिलेक्टेड अजीब वर्जन दिखाने वाले को अब कॉल आउट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इन लोगों ने ऐसा काम किया है। कांग्रेस ने जैसे इस देश को कभी बताया ही नहीं कि क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस भारत में आज़ाद हिंद सेना लेके आएंगे तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मैं खुद हथियार लेके खड़ा रहूंगा। अरे पंडित नेहरू तो अहिंसावादी थे, तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हथियार लेके कैसे खड़े होने के लिए बात करने लगे? ये अगर बताते कांग्रेस वाले तो पता चलता कि इनकी ये खुद किस मिट्टी से बने हुए, और बताते बातें क्या करते हैं। ये छुपाया गया तभी तो उनकी दुकानें चली। कांग्रेस पार्टी की दुकानें इतने साल चली क्योंकि ये छुपाया गया था। अब जब सच बाहर आ रहा है तब हमें पता चल रहा है कि इस देश में सच में क्या हुआ है। यहूदी नाम की फिल्म ये फिर से एक वही संदेश लेके आती है कि आपको जो कथा दिखाई दी उसके पीछे आशय, संदेश, नैरेटिव कुछ और हो सकता है। उस नैरेटिव से बच के रहे। उस हर एक चीज़ के पीछे क्या कोई अजीब संदेश है, आपको इसको परख के ही देखना पड़ेगा। अब इस सोशल मीडिया की दुनिया में आप नैरेटिव से, छुपे संदेशों से, सटल मैसेजिंग से बच नहीं सकते। आपको इसके बारे में सजग ही होना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।